हेलो एवरीवन। आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ दैट इज सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी। दैट इज चैप्टर 16 अंडर योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये चैप्टर है ना एक जनरल कंसेप्ट्स के ऊपर ही है। मतलब इतना कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो हम लोग ने एलओडीआर में कंपनीज एक्ट में जो पढ़े हैं वो सब ऐसे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे खाली बेसिक्स कंसेप्ट्स है जिसको कवर अप किया गया है ये चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले एक वर्ड होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CSR। अभी क्वेश्चन ये है कि जैसे जब एग्जीक्यूटिव में हम लोग ने कंपनी लॉ पढ़ा था तो हम लोग ने वहां पे CSR पढ़ा था। ठीक है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, लेकिन अगर समझो जैसे कुछ लोगों को शायद वो टाइम पे अगर ना समझा हो या फिर कुछ अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे आपको एकदम प्रॉपरली सब बता देता हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ CSR। मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि लोग CSR एक्टिविटी के अंडर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, ताकि वो CSR एक्टिविटी एक उनको अच्छी इमेज बना के दे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSR? ये CSR का मतलब है दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन CSR, तो आगे मैं हर जगह CSR बोलूंगा देन इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो CSR इज अ कंसेप्ट वेयर बाय companies not only considers their profitability and growth but also the interest of the society and the environment by taking responsibility for the impact of their activities on the stakeholders, environment, consumers, employees, communities and all other members of the public sphere. जनरली देखो क्या होता है, आज अगर मैं कोई भी बिजनेस करूंगा ना तो एज अ बिजनेसमैन मेरा सबसे पहला फंडा होता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। कुछ भी हो जाए प्रॉफिट चाहिए, मतलब चाहिए। बिकॉज व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ द बिजनेस? बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाना। अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मैं चैरिटी के लिए कर रहा हूं कोई भी बिजनेस, तो वो एनजीओ के फॉर्म में बिजनेस करूंगा मैं, और एनजीओ के लिए फिर CSR नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं CSR की, तो CSR उन लोगों को एप्लीकेबल है जो प्रॉफिट इंटेंशन से बिजनेस करते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस करेगा तो ऑब्वियस है किस चीज के लिए बिजनेस करेगा? प्रॉफिट के लिए। तो एनजीओ को यहाँ पे आपको छोड़ देना है। यहाँ पे हम लोग खाली बात करेंगे प्रॉफिट के लिए कि जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जो प्रॉफिट इंटेंशन से काम करती है, जिनको प्रॉफिट मिलता भी है, जिनका ग्रोथ है, उनको CSR करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड लाइन हम लोग देखेंगे ना, तो देखो क्या लिखा है, ओनली कंसिडर देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। हर कंपनी दो चीज पे ध्यान देता है कि एक उसको हमेशा प्रॉफिट मिले और एक उसका कॉन्स्टेंटली ग्रोथ होते रहे बिजनेस का। ये दो चीज अगर मुझे मिल गया ना तो बस हो गया, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस है, ये मैं मान लूंगा। लेकिन CSR कंसेप्ट ऐसा बोलता है जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे समझो अगर मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया तो ये बिजनेस मैं कहां पे कर रहा हूं? ये बिजनेस में सोसाइटी में रह के कर रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस से सोसाइटी कनेक्टेड हो रहा है। तो जो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, जो सोसाइटी मेरे से बिजनेस से कनेक्टेड है, जिनके बीच में रह के अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं वहां से प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं वहां से ग्रोथ कमा रहा हूं बिकॉज ऑफ सोसाइटी सपोर्ट, तो मेरा ड्यूटी नहीं बनता है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे देखो एक सिंपल कंसेप्ट है कि जब बचपन में हमारे पास कोई अर्निंग नहीं होती थी तो हम लोग मॉम डैड के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो जाते थे। तो मॉम डैड अपने बेनिफिट के लिए देखो क्या क्या करते हैं, मतलब एक पेरेंट्स कितने एफर्ट डालते हैं अपने बच्चे के ग्रोथ के लिए, क्या कुछ नहीं करते वो लोग, कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो आज अगर उन लोग ने मेरे बचपन में मुझे एक पर्टिकुलर लेवल तक, जब तक मैं स्टेबल, मेरी इनकम स्टार्ट नहीं हुई, मैं सेटल नहीं हुआ, तब तक कितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से, मेंटली, मॉनिटरी, हर तरीके से। तो जब मैं कैपेबल बन गया और जब उनकी एज बढ़ गई, सो डोंट यू थिंक इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स? ऑब्वियस इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और ये कैसा है कि आपका ड्यूटी बनता है, वो आपको करना ही चाहिए।
बराबर। अभी देखो, काफी टाइम बिजनेस में फिर क्या हो जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस तो प्रॉफिट करने के लिए किया था, ग्रोथ के लिए किया था, जो मिल रहा है तो इन लोग के बारे में, सोसाइटी के बारे में मैं क्यों सोचूं। बट टेल मी वन थिंग, आज आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हो, जो आप सर्विसेज बेच रहे हो, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो सोसाइटी ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है आपसे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट किसकी वजह से मिल रहा है आपको? सोसाइटी के सपोर्ट की वजह से मिल रहा है। तो आज मुझे अगर सोसाइटी की वजह से ही प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मेरा बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, सो डोंट यू थिंक इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी? तो मुझे भी उनके बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। यस, डेफिनेटली करना चाहिए, एंड दैट्स द कंसेप्ट ऑफ सीएसआर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? नॉट ओनली टुवर्ड्स द सोसाइटी। यहाँ पे बहुत लंबा लिस्ट है। फिर जैसे सेकेंड लास्ट लाइन में आपको देखोगे, जो स्टेक होल्डर मतलब जो भी मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, जो भी, सबके सब, वो सबके बेनिफिट के बारे में मुझे सोचना है। मुझे एनवायरमेंट के बारे में सोचना है कि मेरी बिजनेस एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट ना हो, मुझे उस चीज का भी ध्यान देना है। कंज्यूमर के बारे में मुझे ये सोचना है कि उनको बेस्ट प्रोडक्ट सेल करूं, बेस्ट सर्विसेज दूं, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस दूं, जेन्युइन प्राइस चार्ज करूं, उनके साथ कोई फ्रॉड ना करूं, उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट हाई प्राइस पे ना बेच दूं, मोनोपोली क्रिएट करके एक बोलते हैं ना, एक डोमिनेटिंग पोजीशन हाथ में लेके उनकी बैंड ना बजा दूं। ये भी मुझे देखना है। एम्प्लॉइज के बारे में भी मुझे सोचना है कि आज एम्प्लॉइज देखो कैसे है कि वो लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरी कंपनी में ग्रोथ के लिए वो लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, मेरी कंपनी में प्रॉफिट कमाने के लिए वो लोग सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो खाली सैलरी दे के खत्म कर दिया वैसा नहीं, क्योंकि आज काफी सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो घर पे जाने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, नई नई आइडियाज ढूंढते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ फैसिलिटीज उनको देनी पड़ेगी, लाइक उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन में दूं, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मैं कुछ मेजरमेंट करके दूं। ये सब चीजें मुझे देखना पड़ेगा। कम्युनिटीज मतलब जो सोसाइटीज है, जैसे सोसाइटी का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे बिजनेस का सर्वाइवल का। सो इन दैट सिचुएशन मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जितनी हो सके उतनी क्रिएट करनी है। एंड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक स्फेयर, और बाकी सब जो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, मुझे सबके बेनिफिट के बारे में सोचना है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ सीएसआर। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मल्टीपल ग्रुप्स जो उनको करनी ही है। क्यों? क्योंकि आज उनका बिजनेस ये कहीं ना कहीं ग्रुप की वजह से चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है, अगर आप सीएसआर अच्छे से करोगे तो फायदा क्या है? क्योंकि देखो कैसा है, आपका जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज आप डिडक्ट करो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3%। मेरा प्रॉफिट था 100 करोड़। 100 करोड़ में से मेरे को 3% साइड में निकालना है, दैट इज 3 करोड़। 3 करोड़ मुझे सीएसआर मतलब सोसाइटी के लिए या जो भी अदर स्टेक होल्डर्स जो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, उनके हेल्प के लिए मुझे वो पैसा देना है, उनको सपोर्ट करने के लिए वो पैसा यूज करना है। तो बेनिफिट्स मुझे किसको देना है? ठीक है, तो बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को देना है, बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज, बेनिफिट टू द सोसाइटी, बेनिफिट टू द गवर्नमेंट, देन बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स, एंड लास्ट वन इज बेनिफिट टू द एनवायरमेंट। ये सबके बेनिफिट के बारे में सोच के ही मुझे बिजनेस करना है। खाली अपने बारे में सोचेगा वो नहीं चलेगा। सीएसआर कंसेप्ट बोलता है यू हैव टू थिंक ऑल द स्टेक होल्डर्स, और ये सब मेरे देखो ये 5 के 5 कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, तो मुझे उनके बेनिफिट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। देन आगे देखते हैं हम लोग, जैसे एक स्टेटमेंट आता है दैट इज द सीएसआर इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट? सो देखो, CSR is an interdisciplinary subject in nature and encompasses in its fold social, economic, ethical and moral responsibility of the companies and the managers। कि हर कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचने का। इकोनॉमिक मतलब खुद का बिजनेस भी सर्वाइव हो जाए, उतना प्रॉफिट कमाओ, और कंट्री का भी ग्रोथ हो, दोनों तरीके से आपको सोचना है। एथिकल मतलब फ्रॉड, झोल करना,
ठीक है, स्कैम करना, ये सब चीजें नहीं करनी है। एथिकल तरीके से बिजनेस करो, भले कम कमाऊंगा चलेगा, लेकिन एथिक्स को मान के, एथिक्स को फॉलो करके बिजनेस करूंगा, और कम प्रॉफिट मिलेगा तो भी चलेगा। अनएथिकल मैनर से हाई प्रॉफिट नहीं कमाना है। एंड द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज एंड द मैनेजर्स, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये, जो कंपनी को और मैनेजर को माननी है, और वो उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। देन compliance with the legal and voluntary requirements for the business and professional practice, जो भी कंपनी के रूल्स, जो भी कंपनीज के लिए रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, जो उनके वहां से, उनके साइड से रूल्स को जो फ्रेम किया गया है, वो लीगल लॉज है, वो सारे वॉलंटरीली एक्सेप्ट करके उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है और फॉलो करना है। कोई भी ब्रीच किया तो वॉलंटरीली जाके डिस्क्लोजर कर देना है। ये भी एक आपका बिजनेस का मेन लॉजिक होता है सीएसआर, क्योंकि अगर मैं ये चीज करूंगा, देन आई एम फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम परफॉर्मिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। बराबर, सीधा जाके गवर्नमेंट को बोल देने का, ये लॉ में ये सेक्शन का मैंने वायलेशन किया है, इसका इतना पेनल्टी बनता है, मैं पे करने को तैयार हूं, ये मेरे साइड से इतना पेनल्टी का अमाउंट। ये आपको सामने से करना है। देखो सीएसआर बोलता है ये करो, ये सब चीजें करनी चाहिए। अब ये सब चीज करने से है ना, एक इंटरनल डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, कि नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखोगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जानबूझ के लॉ तोड़ने का ही नहीं, और अगर गलती से भी टूटा तो भी वॉलंटरीली डिस्क्लोजर कर देने का। बट पहले तो आपको ट्राई करना है कि कोई भी लॉ, कोई भी प्रोविजन आप ब्रीच ना करो, और ब्रीच हो जाता है तो वॉलंटरीली डिस्क्लोजर कर दो। तो इससे आपको एक इंटरनल डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा आपका। चैलेंजेस पोज बाय नीड्स ऑफ द इकोनॉमी एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे समझो 100 करोड़ अगर मैंने अर्न किया, 100 करोड़ कमा के मैंने 3 करोड़ सीएसआर के नाम पे यूज किया। लेकिन सीएसआर के नाम पे जब मैं पैसा यूज करता हूं ना, तो मुझे ऐसे लोगों को पैसा देना है, ऐसे लोगों के बेनिफिट के लिए बारे में बात करनी है, जो थर्ड पॉइंट में लिखा है डिसएडवांटेज ग्रुप्स। डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब होता है जिनको नीड है उनको बेनिफिट दो, जिनको नीड नहीं है उनको बेनिफिट दिए जा रहे हो, और बोलते हो फिर मैं सीएसआर कर रहा हूं, पर जरूरत ही नहीं है। आपका सीएसआर भले आपने किया, बट वो इफेक्टिव नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। जैसे समझो अगर मैंने कोई रूरल एरिया में जाके देखा कि यहाँ पे ना पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं, तो मैंने वहां पे पब्लिक टॉयलेट बनवाया सीएसआर के पैसे से, जो मैंने साइड में रखा था सीएसआर के नाम पे। ये करेक्ट किया? हाँ, मतलब जो जहां पे फैसिलिटी नहीं थी, वो बेसिक फैसिलिटी मैंने उनको दी, क्योंकि वो डिसएडवांटेज ग्रुप था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फोर्थ, मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। हर कंपनी को जो सीएसआर एक्टिविटीज है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। अभी देखो कैसा है कि कुछ लोग ये सोचते हैं ये करने के लिए करना है तो कर लिया, मतलब कैसा है, लॉ बोलता है आपको ये करना पड़ेगा, और उसमें कुछ जैसे कैटेगरीज है कि ये कंपनी को सीएसआर कंपलसरी करना है, तो वो लोग ना लॉ में लिखा है इसके लिए कर देते हैं। अंदर से, दिल से ऐसा नहीं होता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स अदर स्टेक होल्डर्स। लॉ में बोला है इसके लिए कर रहे हैं, अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एटीट्यूड से कभी नहीं करना है। आप कर रहे हो तो बहुत विलिंगली करो। और काफी लोग तो ये भी सोचते हैं अगर ये हटा ना, सीएसआर वाला फंडा, सीएसआर वाला कंसेप्ट ही हट गया तो करेंगे ही नहीं, हम लोग छोड़ ही देंगे। अगर ऐसा सोच के करोगे तो फिर मतलब नहीं है, आप खाली बोलने के लिए, करने के लिए किए जा रहे हो कोई एक्टिविटी, देन देयर इज एक्चुअली नो यूज। इससे बेटर है आप नहीं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट लॉ बोलता है इसके लिए करना पड़ता है, तो करोगे तो ऑनेस्टली करो और वॉलंटरीली बहुत अच्छे रिजल्ट लाने के लिए करो, ठीक है। देन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स टेकन अप बाय द कंपनी सो दैट द बेनिफिट गोज टू पीपल इन नीड। अब जब भी कोई भी सीएसआर एक्टिविटी करते हो ना, तो मेक श्योर दैट आप जब सीएसआर कर रहे हो तो जिनको एक्चुअली नीड है उन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे काफी सारे सीएसआर के नाम पे ना, जैसे कुछ एरियाज में लोग वेल बनवाते हैं, ठीक है, पानी की स्टोरेज की फैसिलिटी बना के देते हैं, देन पब्लिक टॉयलेट्स क्रिएट करके देते हैं। तो देखो इससे क्या होता है कि आप अगर सीएसआर बेटर वे से करोगे, जिनको जो नीड है वो उनको मिल जाएगा, तो उनका भी डेवलपमेंट होएगा।
आपको ये सोच के करना है। इसके देखो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टेकन अप बाय द कंपनी सो दैट द बेनिफिट गोज टू पीपल इन नीड। जिनको जरूरत है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, ये इंटेंशन के साथ आपको सीएसआर करना है। देन अभी क्वेश्चन ये आता है, क्यों करने का सीएसआर? मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, मेरी कंपनी का प्रॉफिट है, मेरी कंपनी का ग्रोथ है, तो ये सब के बारे में क्यों सोचने का, क्यों करने का? इससे देखो फायदा क्या होता है। अभी देखो कोई भी चीज आप जब बोलोगे ना ये लॉ में लिखा है तो कर लो, अब कर तो लोगे, क्यों? लॉ में लिखा है, नहीं किया तो ब्रीच ऑफ सेक्शन एक्ट लॉ माना जाएगा, तो पेनल्टी लगेगा। अब ये खाली इतना फंडा तुम लोग लगाओगे ना कि ये करना है इसके लिए करो, लॉ में लिखा है तो कर लेने का चुपचाप, तो लोग ना करेंगे, बट वो विश के साथ नहीं होता है। आप लोगों को ना सीएसआर के बेनिफिट बताओ कि सीएसआर करोगे तो फायदा क्या होगा। जैसे हम लोग को देखो, अगर जैसे बचपन में हम लोग कोई चीज नहीं मानते थे ना, तो मॉम डैड हम लोग को समझा देते पहले कि ये करना चाहिए, बट फिर भी मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि नहीं यार ये कुछ भी लॉजिक है, लेकिन उन लोग ने मुझे बेनिफिट बताई कि देखो इससे बेनिफिट ये सब मिलने वाले हैं। तो एक बार बेनिफिट सुन के ना मुझे ऐसा लगेगा हाँ रे फिर तो करना चाहिए। हर बार आप कोई भी एक्टिविटी करवाते हो ना कंपनी से, तो बेस्ट है उनको एक्सप्लेन करो कि इससे फायदा क्या होगा। फायदा बताओगे ना तो लोग जल्दी से उस चीज को अडॉप्ट करेंगे। सेम वैसे ही आज ये समाज सेवा के नाम पे सीएसआर करवाया जा रहा है सबसे, वो भी कंपलसरी कुछ कैटेगरीज ऑफ कंपनीज को, तो पहले उनको बता दो कि इससे फायदा क्या होने वाला है तुम लोग की कंपनी को, तो वो लोग देखो कैसा फटाफट सीएसआर करेंगे और वो भी बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो फायदा क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स। सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ द सीएसआर एक्टिविटीज एंड दे आर एज फॉलोज। क्या क्या एक्टिविटीज है जिनमें क्या बेनिफिट है? हेल्प्स टू क्रिएट पॉजिटिव पब्लिक इमेज। अगर अच्छा सीएसआर करोगे ना तो तुम लोग की कंपनी की गुडविल इमेज ये बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लोग तुम लोग के बारे में अच्छा चीज बोलेंगे कि नहीं कंपनी प्रॉफिट कमाता है लेकिन सोसाइटी के बारे में भी इतना सोचता है, एक इमेज इंप्रूव होता है। हेल्प्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। आपके यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत इजीली आ जाएंगे क्योंकि आप सीएसआर बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब आप बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हो लेकिन साथ में सोसाइटी का डेवलपमेंट भी देख रहे हो, तो एक इन्वेस्टर्स को भी हेल्प हो जाएगा और उनको एक साउंड कंपनी में, एथिकल कंपनी में पैसा लगाने का चांस मिलेगा। और तुम लोग के लिए मतलब कंपनी के लिए बेस्ट है कि फंड बैठे बैठे आ रहा है, मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लिबरल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर तुम लोग सीएसआर बहुत अच्छे से कर रहे हो तो गवर्नमेंट के लिए भी तुम लोग की कंपनी की इमेज बहुत अच्छी हो गई, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगा तुम लोग के ऊपर थोड़ा लिबरल पॉलिसीज रखेगा कि हाँ ठीक है चलो एक वायलेशन किया है, माइनर वायलेशन है, ठीक है चलेगा, नो इश्यूज, एक बार इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर सीएसआर और बाकी की एक्टिविटीज बहुत अच्छे से की है तो ये गवर्नमेंट बेनिफिट आपको दे सकता है। बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक अथॉरिटी है कि आपको ये चीज करनी है, तो वो चीज मतलब जब मुझे एक पावर दिया गया है कि आई हैव टू डू दिस, देन आई हैव टू डू दैट टास्क विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना है खाली। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन, टफ कंपटीशन चलता है। कंपटीशन में अगर सरवाइव करना है तो सरवाइव करने के लिए तुम लोग को बेस्ट सीएसआर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर मेरी एक कंपनी और एक मेरे राइवल की कंपनी है, राइवल की कंपनी सीएसआर इतना नहीं कर रही है लेकिन प्रॉफिट बहुत मस्त कमा रही है, मैं कम प्रॉफिट कमा रहा हूं उससे, लेकिन मैं जितना भी कमा रहा हूं उसमें भी बेस्ट सीएसआर कर रहा हूं, तो मेरी कंपनी और कॉम्पिटिटर्स की कंपनी अगर ये लेवल पे थी तो मेरी कंपनी को एक एडवांटेज मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बराबर। क्योंकि लोगों के बारे में क्या इमेज, लोगों के सामने मेरी कंपनी का क्या इमेज बनेगा, खाली पैसे के लिए नहीं भागता है, ये सोसाइटी के बारे में भी सोचता है, जो कॉम्पिटिटर नहीं सोच रहा है। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रहे हो तो सामने से आपको लोग इजिली अट्रैक्ट भी हो जाएंगे, जैसे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे थे। इजी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपको बहुत इजीली फाइनेंस मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, आराम से, कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बैंक आपकी लोन बहुत जल्दी भी ग्रांट कर सकता है। क्यों? आपके सीएसआर और सारे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो ये दिखता है कि कंपनी एथिक्स में मानता है। एथिक्स में मानता है तो कंपनी कभी भी अगर लोन लेगा तो पैसा डुबाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है।
एंड इजी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट्स। जब कोई तुम लोग को गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए कोई प्रोजेक्ट्स के लिए, तो सारे के सारे अप्रूवल्स फटाफट मिल सकते हैं अगर तुम लोग ने सीएसआर बहुत अच्छे से किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहे टोटल 8 बेनिफिट है जो सीएसआर करने से कंपनी को मिलेंगे। ये 8 बेनिफिट कोई भी कंपनी को एक्सप्लेन कर देने का, फिर देखो कैसे सीएसआर वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे सीएसआर ऑफ टाटा, कि टाटा ने सीएसआर के नाम पे क्या क्या किया है अभी तक। ये 1-2 साल पुराना रिपोर्ट से मैंने कुछ कंटेंट्स लिए हुए हैं, तो जो मैंने आपको आपके साथ डिस्कस करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि लोग सीएसआर के नाम पे क्या करते हैं। जैसे देखो, डोनेशन ऑफ 52 व्हीकल्स टू एनजीओस, टाटा ने 52 व्हीकल्स एनजीओस को डोनेट किए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था 100 स्कूल्स का। ठीक है, वहां की कंडीशन जो बहुत खराब थी स्कूल की, उनको डेवलप कर दिया। वोकेशनल ट्रेनिंग टू 1048 यूथ्स, वोकेशनल ट्रेनिंग ये लोग कॉलेज के साथ टाई अप करके देते हैं, जो उन्होंने 1048 यूथ्स को दिया था। एक टाइम था अराउंड 3 इयर्स बैक, जब मैं भी टाटा के थ्रू, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थ्रू मैं भी ये वोकेशनल ट्रेनिंग का ट्रेनर था, मैं उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था। तो मैंने भी काफी सारे बच्चों को काफी सारी कॉलेजेस में जाके उनको भी मैंने भी ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, सो एक्चुअली आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। देन टेक्निकल ट्रेनिंग टू 1542 यूथ्स, 1542 स्टूडेंट्स को, यूथ्स को टेक्निकल ट्रेनिंग, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये सीएसआर है, इसमें आपको पैसा नहीं मिलने वाला है सामने से, आपको खाली पैसा डालना है फॉर डेवलपमेंट। देन 891 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दिया था इन्होंने। देन पोर्टेबल वाटर सॉल्यूशन फॉर 100 विलेजेस, ये भी एक फैसिलिटी उन्होंने कुछ रूरल एरियाज को टारगेट करके दी थी। और प्लांटेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 2,90,850 ट्रीज, जो इन्होंने कुछ एरियाज को टारगेट किया था, वहां पे जाके प्लांटेशन किया था। तो ये सारी एक्टिविटी सीएसआर के नाम पे किया गया था थ्रू टाटा, और टाटा सीएसआर अपना हमेशा बेस्ट करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे जो भी मतलब ट्रेनिंग एकदम ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे दिया गया है। ठीक है, यूथ जिनके पास एक आगे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में क्रिएट होने वाला है, तो उनको ट्रेन करके तैयार कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, रूरल एरियाज को डेवलप कर रहे हैं। देन आप सेकेंड पॉइंट देखोगे तो जो स्कूल्स है रूरल एरियाज के, उनको डेवलप की थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया था, ताकि वहां पे अच्छे से अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज दी जा सके। ये सब टाटा ने सीएसआर के नाम पे किया था। अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सीएसआर एक्टिविटीज को, जैसे ग्लोबलाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर सपोर्ट, कॉर्पोरेट एथिक्स, अवेयरनेस, इफेक्टिव अप्रोच एंड एजेंसीज। ये 8 पॉइंट्स है जो आपके सीएसआर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ग्लोबलाइजेशन, intergovernmental bodies, advanced technology, consumer support, corporate ethics, awareness, effective approach and agencies। हम लोग सारे पॉइंट एक के बाद एक इन डेप्थ डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो भी हम लोग ने ये 8 पॉइंट डिस्कस किए, उसको हम लोग एक बार इन डेप्थ चेक कर लेते हैं कि हर पॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन में हम लोग जैसे देखेंगे, सो ग्लोबलाइजेशन कपल्ड विद फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। जैसा पता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है टू डू बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल, मल्टीपल कंट्रीज में जाके बिजनेस करना, उसको ही बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन कपल विद द फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स is increasingly raising CSR concern related to human resource management practice, environmental protection and health सेफ्टी अमंग अदर थिंग्स। जैसे देखो आज कैसा हो जाता है, काफी सारी कंट्री में है ना सीएसआर बहुत अच्छे वे से इंप्लीमेंट होता है। इंडिया में शायद अभी भी जो लेवल पे होना चाहिए शायद वो लेवल पे नहीं हो रहा है।
सो ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा कि हम लोग जब मल्टीपल कंट्रीज में जाके बिजनेस करेंगे तो हम लोग को भी पता चलेगा कि काफी सारी कंट्रीज में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या है, तो शायद उनसे कुछ अच्छी चीज सीख के हम लोग इंडिया में अडॉप्ट करें। प्लस अगर मैं मल्टीनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहा हूं तो मल्टीनेशनल लेवल पे बिजनेस करूंगा तो कुछ फॉरेन कंट्रीज के भी एम्प्लॉयज मेरे यहाँ पे काम करते होंगे, सो दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द CSR बिकॉज उनकी कंट्री में वो चीज बहुत इफेक्टिव वे से हो रहा है, तो वो लोग भी मुझे सजेशंस देंगे कि ये सब ह्यूमन रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए करना चाहिए, ये एम्प्लॉयज के लिए होना चाहिए, तो वो भी मैं अच्छे से करूंगा। प्लस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप मल्टीनेशनल लेवल पे जब बिजनेस करोगे तो आप अपनी कंट्री को खाली एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल कंट्रीज के एनवायरमेंट को भी अफेक्ट कर रहे हो, तो उनके लिए भी आपको अच्छे से प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी पड़ेगी बिकॉज कुछ कंट्रीज में एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, बराबर। तो ये सब काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से CSR पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लुएंस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें वन ऑफ द रीजन हो सकता है ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड होता है इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज, जैसे गवर्नमेंट्स एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज सच एज यूनाइटेड नेशन, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में OECD बोला जाता है, एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड कॉम्पैक्ट्स, डिक्लेरेशन, guidelines, principles and other instruments that outline the social norms for the acceptable conduct, जैसे यूनाइटेड नेशन, देन OECD, देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ILO, ये तीनों ने है ना बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई है कि कोई भी कंपनी जब अपने यहाँ पे जो भी जॉब पे किसी भी एम्प्लॉय को रखेगा तो इनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन लोग ने पूरे लेबर के ऊपर एक गाइडलाइंस इश्यू की है कि मिनिमम इतने वर्किंग आवर्स काम करा सकते हो, मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज में लेडी फीमेल वर्कर्स अलाउड नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड लेबर स्ट्रिक्टली बैन है, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस होना चाहिए, वर्कर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पे कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको मिलने चाहिए। ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल के काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो देखो इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज भी आजकल ना बहुत ज्यादा एक्टिव वे से CSR को प्रमोट कर रहे हैं, और वो एक्टिव वे से अगर CSR प्रमोट हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी को ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। देन एडवांस टेक्नोलॉजी, advances in the communication technology such as the internet, cellular phones and the personal digital assistants are making it easier to track corporate activities and disseminate information about them. Non-governmental organizations now regularly draw attention through their websites to business practice they view as a problematic. अब जैसे काफी से अभी जैसे देखो टाटा का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, टाटा की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, वो लोग CSR के नाम पे क्या कर रहे हैं ना, आपको सब चीजें डिटेल में मिलेगा उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो देखो कंपनी जब कोई अच्छी चीज करता है ना तो डेफिनेटली वो प्रमोट करेगा उस चीज को। इससे क्या होता है कि आप दूसरी कंपनी को भी कंपेयर कर सकते हो कि ये CSR के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है और टाटा तो इतना किए जा रहा है, तो ये सबसे भी फायदा ये होगा कि जो नहीं कर रहे हैं ना CSR, वो भी बहुत अच्छे से CSR करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है ना, एक फिंगर टिप पे क्लिक पे तुम लोग के पास सारी इंफॉर्मेशन तुम लोग को मिल जाएगी। जैसे देखो तुम लोग गूगल करोगे ना, गूगल में खाली ऐसा लिखोगे ना टाटा CSR रिपोर्ट, पूरा PDF फाइल रिपोर्ट तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में पढ़ सकते हो कि CSR के नाम पे कंपनी ने क्या क्या किया है। तो देखो ये सब अवेयरनेस बहुत ज्यादा ला रहा है, और जितनी फैसिलिटीज टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जा रही है उतनी कंपनी को भी ये समझ आ गई है कि CSR करना पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइवल नहीं होगा, क्योंकि आजकल लोगों के पास इंफॉर्मेशन निकालने के बहुत तरीके आ चुके हैं, बराबर। तो लोग आराम से ढूंढ लेंगे कि कंपनी ने कितना CSR किया है और कितना नहीं किया है। देन कंज्यूमर सपोर्ट, consumers and investors are showing increasing interest in supporting responsible business practice and are demanding more information on how companies are addressing risk and opportunities related to social and environmental issues। जैसे देखो आजकल कंज्यूमर है ना बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। पहले जैसे कंज्यूमर्स जैसा ट्रेंड था कुछ साल पहले, 25-30 साल पहले, शायद वैसा अभी रहा नहीं है। पहले जैसे आप देखोगे ना तो कंज्यूमर को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था, सोशल मीडिया इतना नहीं था,
तो कंपनी कोई भी फ्रॉड या कुछ भी करता था ना, या सीएसआर के नाम पे कुछ नहीं करता था, फॉल्टी प्रोडक्ट्स बेच देता था, तो कोई इतना कुछ करता ही नहीं था, क्योंकि कंज्यूमर को पता है इतना पावर इतना है नहीं, इतना कोई फैसिलिटी नहीं है, तो करके क्या कर लेंगे हम लोग। लेकिन आजकल देखो, आपने देखा रहेगा कि कभी कोई भी चीज कोई फ्रॉड किया या किसी ने फॉल्टी प्रोडक्ट चिपका दिया ना, तो लोग उसकी डिटेल्स, उसका फोटो वोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। सोशल मीडिया पे डाल दिया मतलब कंज्यूमर देखो कितना अवेयर है, वो है ना, ये अवेयरनेस ला रहा है कि देखो मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, ये प्रोडक्ट मेरे लिए ये सिचुएशन क्रिएट करके गया, जो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करके गया। सो बी अवेयर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। वो कंपनी की तो बैंड बज गई। तो ऐसी सब चीजें अगर होना स्टार्ट हो जाएगी, कंज्यूमर बहुत ज्यादा एक्टिव इंटरेस्ट लेने लगेंगे सीएसआर एक्टिविटी में, तो कंपनी फिर जख मार के सीएसआर करना चालू करेगा। क्यों? उनको पता है आजकल के कंज्यूमर को येड़ा बनाना इजी नहीं है, और कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, कहीं से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकालेगा, और उसको पता है कि कंपनी ने कुछ गलत किया तो उसकी बैंड कैसे बजानी है। ठीक है, तो कंज्यूमर सपोर्ट भी आपके सीएसआर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन कॉर्पोरेट एथिक्स, इसमें देखो क्या लिखा है, न्यूमरस सीरियस एंड हाई प्रोफाइल ब्रीचेस ऑफ द कॉर्पोरेट एथिक्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एलिवेटेड द पब्लिक मिसट्रस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन and highlighted the need for the improved corporate governance, transparency, accountability, and ethical standards. However, being ethical and being socially responsible and making positive, measurable contribution to society may not be same. पहले जैसे देखो, आपने काफी टाइम ऐसे बहुत सारे स्कैम सुने रहेंगे कि ये कंपनी ने ये स्कैम किया। जैसे देखो कुछ फेमस स्कैम था, जैसे सत्यम का स्कैम हुआ, देन किंगफिशर एयरलाइंस के साथ जो हो गया, मतलब उन्होंने, मतलब विजय माल्या ने जो लोन लिया था वो बैंक के साथ हो गया। ठीक है, ऐसे कितने सारे कॉर्पोरेट स्कैम्स हुए हैं। ठीक है, जितने कॉर्पोरेट ज्यादा स्कैम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज कंपनी का एथिक्स स्ट्रांग नहीं है। एथिक्स स्ट्रांग नहीं है तो पक्का फिर स्कैम्स एंड हाई प्रोफाइल ब्रीचेस होने ही वाले हैं। लेकिन सोचो अगर वो कंपनी सीएसआर अच्छे से कर रहा है, सीएसआर में कहीं ना कहीं आपको एथिक्स भी मानना है, तो आप एथिक्स मानना स्टार्ट करोगे वैसे ही बिकॉज ऑफ सीएसआर, तो आपके हाई प्रोफाइल ब्रीचेस, स्कैम्स ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। तो इस चीज को स्टॉप करने के लिए भी सीएसआर बहुत हेल्पफुल है। Then awareness, there is increasing awareness of the limits of the government legislative and regulatory initiatives to effectively capture all the issues that corporate social responsibility address. आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुका है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीएसआर प्रमोट कर रहा है। कंपनी जब भी कोई भी अच्छी एक्टिविटी करेगा सीएसआर की, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करेगा। आजकल मैंने जैसे एक ये भी सुना है कि बैंक में सीएसआर के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं बेस्ट सीएसआर एक्टिविटी के नाम पे, तो देखो ये सब चीज से ना अवेयरनेस है। जैसे सपोज कोई बैंक को अगर अवार्ड मिल गया सीएसआर का कि बेस्ट सीएसआर प्रैक्टिस आउट ऑफ ऑल द बैंक्स, जितने भी बैंक है सब में से बेस्ट सीएसआर ये बैंक का है, वो बैंक सोचो उस चीज को कितना प्रमोट करेगा। तो ऑब्वियसली अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से सीएसआर अब लोग बहुत सीरियसली लेने लगे हैं, और लेना भी चाहिए बिकॉज ये कोई नेगेटिव कंसेप्ट नहीं, इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच। Then effective approach, businesses are recognizing that adopting an effective approach to CSR can reduce the risk of business disruption, open up new opportunities and enhance the brand and the company reputation. अभी कंपनी को एक चीज पता चल गया है कि सीएसआर अच्छे से किया तो रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, देन न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाएगी। जैसे अगर जैसे टाटा इंडिया में बिजनेस कर रहा है, उसके काफी सारे मल्टी नेशनल लेवल पे बिजनेस भी है, लाइक फॉरेन कंट्रीज में भी वो लोग बिजनेस करते हैं। समझो अगर टाटा ये प्लान कर रहा है कि मुझे कोई फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करना है जहां तक अब तक वो लोग नहीं गए, वहां पे जब जाते ना तो वहां की गवर्नमेंट पहले सोचता है यार ये इंडियन कंपनी आ रहा है, लेकिन इंडियन कंपनी का वो लोग जब बैकग्राउंड देखेंगे ना, टाटा है जो सीएसआर में इंडिया में नंबर 1 पे काम करता है, ठीक है, कभी भी सीएसआर के नाम पे कुछ भी इन लोग ने रॉन्गफुल एक्टिविटीज या ऐसे कभी भी अप्रोच यूज नहीं किए हैं। वो कंपनी आपको सामने से लाइसेंस या अप्रूवल दे देगा कि हम लोग की कंट्री में आके आप बिजनेस करो, तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑल थैंक्स टू सीएसआर। देन एजेंसीज, जैसे सीएसआर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज
with regard to their seriousness, integrity, honesty and attitude. जैसे देखो क्या लिखा है, also depends on the implementing agencies with regard to their seriousness, integrity, honesty and attitude. जो भी एजेंसीज है जो सीएसआर को इम्प्लीमेंट करा रही है वो कितना सीरियस है उस चीज को लेके, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. आज इंडिया में अगर ऐसा बोल दिया, जैसे एनसीएलटी ने या आरओसी ने या सेबी ने अगर ऐसा बोल दिया कि सीएसआर करो, ऑप्शनल है, नहीं करोगे तो इसका कोई ब्रीच ऑफ लॉ माना नहीं जाएगा और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. देखो सीएसआर कंसेप्ट है, लेकिन अगर ये अप्रोच के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सामने वाले को जब बोला ना कि आपको प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज निकाल के डोनेशन देना है, चैरिटी करना है, डेवलपमेंट करना है सोसाइटी का, और वो भी ऑप्शनल, मेक श्योर दैट कोई नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी सब चीजें ऑप्शनल होती है तो कभी नहीं करते कोई. लेकिन अगर एजेंसी ने ऐसा बोला, ये सारी एजेंसी ने, कि इट इज कंपल्सरी, ठीक है, अभी कंपल्सरी में भी देखो कैसा, अगर कंपल्सरी किया, नहीं किया तो पेनल्टी नॉमिनल अमाउंट है. तो एक बार क्या सोचते, देख 3 करोड़ डालना पड़ेगा, 100 करोड़ में से 3%, 3 करोड़ सीएसआर में डालना पड़ेगा, नहीं डाला तो उसका पेनल्टी है समझो 1 लाख रुपया. 3 करोड़ डालने से बेटर है 1 लाख भर देंगे, मैटर खत्म, बराबर. लेकिन अगर आपके ऊपर ह्यूज पेनल्टीज है, आपको डिलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, ये सब अगर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है तो हर कंपनी सामने से सीएसआर बहुत अच्छे से फॉलो करेगा, क्योंकि उसको पता है नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बहुत भारी है. तो ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज लाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट रूल, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन किसको करना पड़ेगा, ये एजेंसीज को करना पड़ेगा, तो ही इंडिया में लोग चीजों को सीरियसली लेंगे. ठीक है, तो ये एजेंसी वाला पॉइंट था. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एक नया कंसेप्ट है अभी, दैट इज ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, जिसको बोला जाता है 3 P's. जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, ये 3 चीजें होती है. जैसे क्या क्या होता है एक बार देखते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 97 एंड इट डील्स विद पीपल, प्लैनेट एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट. ये 3 चीज पे ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच किया है. ट्रिपल मतलब 3 फैक्टर, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट. 3P, देखो हर फैक्टर स्टार्ट होता है P से, इसको 3P भी बोला जाता है. सो ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच डील्स विद द पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट. अब ये है क्या, इसके कंसेप्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं. पीपल का मतलब होता है, people pertains to fair and beneficial business practices towards the labor and the community and region in which the corporation conducts its business. People मतलब आपसे जो कनेक्टेड ह्यूमन बीइंग वाला फैक्टर है, उसके बारे में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जैसे लिखा है, people pertains to fair and beneficial business practice. कंपनी को फेयर एंड बेनिफिशियल बिजनेस प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हर ह्यूमन बीइंग को बेनिफिट मिले, पॉजिटिव अप्रोच मिले. लेबर के लिए अच्छी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, बिकॉज वो लोग वर्कर्स है, वो आपके एम्प्लॉयज है, उनके बेनिफिट के बारे में तो पहला सोचना पड़ेगा आपको. एंड द कम्युनिटी, जनरल सोसाइटी के बारे में भी आपको सोचना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट पीपल, कि आपकी कोई भी एक्टिविटी की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पीपल के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है. दूसरा सेकंड होता है प्लैनेट. सेकंड फैक्टर इज प्लैनेट. प्लैनेट रिफर्स टू सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिस. सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिस का मतलब आपको बिजनेस ऐसे करना है कि जो रिसोर्सेस है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको ऐसे यूज करो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उस रिसोर्सेस को देख सके और यूज कर सके. एंड इट इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट, कि आपकी एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट को कोई भी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए. और थर्ड अप्रोच होता है देन प्रॉफिट, कि यू हैव टू थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड दैट इज प्रॉफिट रिफर्स टू इकोनॉमिकल सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस. क्योंकि हर बिजनेस के लिए प्रॉफिट तो चाहिए ही, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेगा. आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे कब तक काम करोगे. ठीक है, आप ब्रेक इवन के नीचे कब काम करोगे, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है. मैं ब्रेक इवन के नीचे जाके काम ही नहीं कर सकता. मतलब मेरा एक्सपेंसेस इतना है, मेरा प्रॉफिट इतना है, मतलब मैं अपनी जेब से पैसा डाल रहा हूं. ऐसा बिजनेस कोई नहीं करता है. दोनों चीजें बैलेंस भी नहीं रख सकता हूं. क्यों,
मतलब जितना इनकम है उतना खर्चा ही है, तो मेरे एफर्ट पे मुझे कुछ रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। हमेशा होना चाहिए आपका प्रॉफिट इधर और आपका एक्सपेंसेस इधर, तो ही आप प्रॉफिट में हो। और हमेशा हर कंपनी पहले प्रॉफिट के बारे में तो सोचेगा ही सोचेगा, क्योंकि तो ही उसका आगे सर्वाइवल पॉसिबल है, अदरवाइज उसका सर्वाइवल कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर होते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। अभी देखते हैं कि नीड्स ऑफ द ट्रिपल बॉटम लाइन, ये कंसेप्ट की जरूरत क्या है। सो नीड हम लोग देखते हैं, इंक्रीज कंज्यूमर सेंसिटिविटी टू कॉर्पोरेट सोशल बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्यों? आपको पता है कि सोसाइटी के बेनिफिट वाली एक्टिविटी होनी चाहिए फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। देन ग्रोइंग डिमांड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। हर स्टेक होल्डर फिर ये बोलेगा कंपनी को कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पब्लिक के लिए क्या किया, प्लैनेट के लिए, एनवायरमेंट के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, सब चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नई ट्रांसपेरेंसी रखोगे, हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर कंपनी ऑटोमेटिकली उस चीज को करेगा। इंक्रीज एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ये कंसेप्ट की वजह से एनवायरमेंटल लॉ भी आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड बोलता है प्लैनेट, प्लैनेट क्या बोलता है कि हर एक्टिविटी बिजनेस की एनवायरमेंट को हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, बेनिफिट वाली होनी चाहिए। तो इसकी वजह से आप एनवायरमेंटल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट बना दो कि अगर हार्मफुल हुआ तो स्ट्रिक्ट पेनल्टी लग जाएगा, तो आपको दोनों चीजों का एडवांटेज मिल रहा है। देन लीगल कॉस्ट ऑफ द कंप्लायंसेस एंड डिफॉल्ट, जो भी लीगल कॉस्ट है, ठीक है, ये कम हो जाएगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कंसर्न्स ओवर ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत बड़ा इश्यूज है, इसको भी आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। इंक्रीज सोशल अवेयरनेस अबाउट एंड विलिंगनेस फॉर रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कम सैलरी दे के ज्यादा काम करवाना, उनके सेफ्टी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचना, ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। मीडियाज अटेंशन टू द सोशल इश्यूज, सोशल इश्यू के ऊपर ध्यान जाएगा मीडिया का, तो उनको भी पता चलेगा कंपनी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सी चीजें एक्टिविटी हार्मफुल है, कौन सी हार्मफुल नहीं है। एंड ग्रोइंग कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन इन सोशल अपलिफ्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कॉर्पोरेट का एक पार्टिसिपेशन हो जाएगा सोसाइटी का डेवलपमेंट कराने के लिए, अपलिफ्टमेंट कराने के लिए, क्योंकि आपकी एक्टिविटी सबके बेनिफिट के लिए, पीपल के लिए भी है, प्लैनेट के लिए भी है और खुद के प्रॉफिट के लिए भी है।